बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अशरफ मेहताब और प्रोग्राम है इसमें रवायत बीट स्पेशल। नाज़रीन, आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहने के साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि आज का जो प्रोग्राम है इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर पहले सिल्क रूट बनाया था। अब उसी का एक हिस्सा जो है सी पैक बना रहे हैं। उस सी पैक के ऊपर हमारे खासतौर पर हमसाया मुल्क भारत को बहुत ज़्यादा तकलीफ सी हो रही है, हालांकि होनी नहीं चाहिए। तरक्की के लिए जैसे वो सब कुछ कर रहा है, हमें कोई उस पर प्रॉब्लम नहीं, ना हमने कभी उसको कहा है कुछ, इसीलिए उसको भी नहीं चाहिए कि वो इसके ऊपर कोई बात करे कि आप क्यों ये बना रहे हैं। बात कहने की ये कि जब हम अपने इलाके में बना रहे हैं तो फिर उसको कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बाकी भी कई ऐसे ममालिक हैं जिसमें हमारे बरादर मुल्क भी हैं और इसके अलावा अमेरिका और बाकी लोग मुल्क भी शामिल है कि जो चाहते हैं कि ये किसी तरह डिले हो या रुक जाए या ना बने। इसके लिए हो सकता है कि हमारी हुकूमत को, हमारे अरबाब इख्तियार को कोई लालच भी दिया जा रहा हो। लेकिन ये चूंकि अब शुरू हो गया है, सी पैक बन जाएगा और जो सिल्क का रूट है वो तो ऑलरेडी पहले से चल रहा है, इसमें बेहतरी आएगी। आज के इस बात के इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू करनी है, हमारे साथ जो मेहमान है बड़ी अहम शख्सियत है। चाइना के अंदर उन्होंने काफ़ी सारी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद चाइना ने जब चाइना का इन्होंने एतमाद हासिल कर लिया तो उन्होंने इनको आज़ादी एम्बेसडर पाकिस्तान में लगा दिया है और इनका नाम है आमर अली। आमर अली साहब के बारे में मैंने इतना तारुफ करा दिया, अब आगे चल के इनसे ही पूछते हैं इनकी बैकग्राउंड के बारे में, तालीम के बारे में, चाइना कैसे गए और उसके बाद ये इस साइड पे कैसे आए, क्योंकि और भी चाइना में बहुत से कारोबार हैं, खास तौर पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है उसमें ज्यादातर लोग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है अमर भाई, आप ठीक है? जी बिल्कुल ठीक, सब हर तरह से खैर खैरियत है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमें थोड़े से नाज़रीन को बताइएगा क्योंकि वो प्रोग्राम देख रहे हैं, तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। कहाँ पे आप मतलब यहाँ पाकिस्तान में रह रहे थे, इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, फिर उसके बाद चाइना कैसे जाना हुआ और ये सारे इस गोरख धंधे में कैसे आ पाए? जी एक्चुअली ये धंधा तो टाइम के साथ बहुत बेहतर होता जा रहा है और बहुत कम एजुकेटेड लोग हैं जो कि चाइना में मूव किया। चाइना की एक ट्रबल रही है, जबकि हमारे पाकिस्तान से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यूरोप के और मुल्कों में गए। चाइना में ज़्यादा लेबर क्लास गई जो कि हांगकांग से चाइना इलीगली इमिग्रेंट हुए। आज से इमिग्रेशन तो वो नहीं देते, लेकिन उन्होंने वहाँ जाके अपना कोई बिजनेस शुरू किया, लैंग्वेज सीख ली। तो इट वाज इन 90s जहाँ सबसे पहले वहाँ पे पाकिस्तानी जाना शुरू हुए और ये ज़्यादातर लोग हांगकांग से जाते थे। जो हांगकांग में ओवरस्टे होते थे उन्होंने शेल्टर लेने की कोशिश की चाइना में जाके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप था, लेकिन मैंने सबसे पहले बिजनेस शुरू किया एट द एज ऑफ 21। मैंने हांगकांग में अपना मतलब इससे फिर दार होता है कि आप किसी बिजनेस क्लास फैमिली से आपका बैकग्राउंड है। जी शुक्र। थोड़ा सा तारुफ तो कराए ना कि तालीम कहाँ से ली और कौन सा फिर बिजनेस था जी आपका? मैं फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज का फॉर्मन आई हूँ और उसके बाद मैंने कुछ स्टडीज़ कंटिन्यू की अपनी हांगकांग में और सिंगापुर में, और इट वाज बेसिकली रिलेटेड टू द मैक्रो इकोनॉमिक्स। वहाँ पे भी मुझे बड़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिली और जिस एज में मैंने बिजनेस शुरू किया और इंडिपेंडेंटली किया, वेरी गुड, और ये एक बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद जब चाइना की इकॉनमी ने बूम लिया तो बहुत सारे हांगकांग के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो ऑफिस होल्डर्स थे वो सब लोग फिर चाइना मूव कर गए। तो ये उसी दौरान की बात है। देन आई ऑल्सो टुक एन इनिशिएटिव दैट आई शुड मूव टू चाइना। अब चाइना में हमारी जो कम्युनिटी थी उसमें आज भी ये प्रॉब्लम है कि वहाँ पे एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। ज़्यादातर वो लोग थे जो कि यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के इवन क्राइम्स करके वो स्केप किया हुआ था हांगकांग में। सही। तो उसमें अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी कि शुरू दिन से ही आई स्टार्टेड माई बिजनेस। मैंने एक अच्छा बिजनेस किया, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बिजनेस किया। फिर 2014-15 में जब चाइना गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही थी कि जी सिल्क रूट प्लानिंग जब हम इस साइड पे आते हैं तो इट्स अ वेरी वाइडर रेंज, वाइडर स्कोप। बज़ाहिर आम बंदा जो लाहौरी को समझाना हो, एक आम बंदे को, जो लाहौरियों का कंसर्न है चाइना के साथ, तिजारत के हवाले से कंसर्न है, फिर वो जहाँ पे कंपनियाँ यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनमें जॉब्स कर रहे हैं, इसके अलावा और बहुत से हमारे नए फ्रेश ग्रेजुएट या प्रोफेशनल डिग्री लेके निकल रहे हैं, उनका तो जो है चाइना की तरफ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये हमारे नाज़रीन भी ये जानना चाहते हैं कि सिल्क रूट एक, लोग तो समझते शायद एक सड़क है, ये इसकी तरह थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे कि ये क्या है? क्या एक्चुअली जो मदर कंपनी है वो है सिल्क रूट प्लानिंग। सिल्क रूट का ये प्लान है कि उन्होंने 68 कंट्रीज़ को आपस में ज्वाइन किया
और उसके लिए उन्होंने रेल ट्रैक एंड सी रूट्स बनाए, आसान रसाई जिसे आसान रसाई के लिए। और उसका सबसे बड़ी जो उसकी खूबी है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के निज़ाम को इतना बेहतर कर दें कि उन मुल्कों की इकोनॉमी बेहतर हो जाए। सो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसके बाद सिल्क रूट प्लानिंग का एक इदारा था। जैसे हमारे ऐसे आप कह सकते हैं मदर बॉडी जो है वो सिल्क रूट है जी, जैसे हमारे सीपैक है, वहाँ पे भी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव इज एन अथॉरिटी, उन्होंने ये सारा इनिशिएटिव लिया, डिज़ाइन किया। मैंने बेसिकली सिल्क रूट प्लानिंग के साथ काम किया था थोड़ा सा एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट, क्योंकि वहाँ पे आई एम नॉट अ चाइनीज सिटीजन, वहाँ पे सिटीजनशिप नहीं मिलती, देती नहीं है, तो इसलिए ये मेरे लिए और ज़्यादा एहसास की बात थी। तो उसमें जो सिल्क रूट प्लानिंग के बाद, सिल्क रूट एक खाली सी पैक नहीं है। सी पैक उसका, मैं समझता हूँ अगर हमें वाइडर रेंज में देखें तो सी पैक उसका एक छोटा सा पार्ट है। सही। सिल्क रूट प्लानिंग में ये होगा कि आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं, आप इवन रशिया के साथ इंटरलिंक हो जाते हैं। आप इस रूट से जो सिर्फ ट्रांसिट ट्रेड करते हैं, ओनली ट्रांसिट ट्रेड अप एंड डाउन, वो बिलियंस ऑफ डॉलर की है। तो हम इसे सिर्फ सी पैक के तौर पे नहीं लेना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा वाइडर एंगल्स में सोचें तो इसका दूसरा इफेक्ट, हम सेंट्रल एशिया से जिस तरीके से कनेक्ट कर जाएंगे वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। अच्छा, ये मुझे बताया ना कि आप पाकिस्तानी है, चाइना में गए, कारोबार किया, फिर कौन सी ऐसी आपकी काबिलियत थी कि आप सीधे ही आज़ादी एम्बेसडर भी बन गए, और बाकी इतने लोग हैं वहाँ पे, बड़े बड़े ताकतवर टाइकून बिजनेस के आते जाते हैं, इसकी कोई हमारे जो नाज़रीन उनको बताइए। चाइनीज गवर्नमेंट की एक खूबी है, दे ऑलवेज एडमायर द एबिलिटी। उनके लोग भी, उन्होंने अगर कोई मेरे अंदर एबिलिटी देखी, उन्होंने उसे शाइन किया, उन्होंने देखा कि ही कैन गिव अस सम प्रपोजल। सारी बात तो होती है प्रपोजल्स की, सी पैक हो, सिल्क रूट हो, सबसे पहले उस पर प्रपोजल्स आती हैं और वर्केबल प्रपोजल्स आती हैं कि ये कैसे होगा, इसका बेनिफिट कैसे होगा, इसके आउटकम कैसे होंगे, आया हम ये जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसका रोल बैक कितनी देर में होगा और इसका फ्यूचर इफेक्ट क्या होगा। तो ऑफ कोर्स शुरू से तो उन्होंने मुझे ये एजाज़ नहीं दिया, ये तो रिसेंटली मुझे इट्स लाइक अ वीक बिफोर। इसके पीछे कोई सियासी वो कहते हैं सिफारिशी कोई ऐसा सिलसिला तो नहीं है? चाइना में कोई सियासी बात नहीं हो सकती, सिफारिश वहाँ चलती ही नहीं है। अच्छा, वेरी गुड। वो एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे अगर आप प्योरली मेरिट पे काम है, हाँ, वहाँ पे आप सिफारिश की बात ही नहीं कर सकते। और उनका एक विजन है, उनकी गवर्नमेंट का एक विजन है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, शायद मैं कभी भी पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस चीज़ को पॉलिटिक्स से इंगेज किए बगैर अगर हम समझें, उनकी पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी है। वेरी गुड। वो कंसिस्टेंसी ऐसे है जैसे हम लोग करते हैं यहाँ पे, और ये एक हम बड़ा एक बैड इम्पैक्ट देते हैं कि एक प्रोजेक्ट एक गवर्नमेंट शुरू करती है, दूसरी गवर्नमेंट आके उसको स्टॉप कर देती है, स्लो डाउन कर देती है। वो शायद ऐसे हो कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे लाना चाहती है। नहीं सर, ऐसा नहीं, ऐसे या क्या फिर हो सकता है? ऐसा नहीं होता। कुछ सियासी ऐसी क्या चपलिश हो सकती है फिर? हमें वोटिंग्स और ये जो इलेक्शंस और इसको ना हमारी तरक्की के साथ इंगेज नहीं करना चाहिए। ठीक होगा, इसका ताल्लुक नहीं होना, ताल्लुक नहीं बनता। ठीक है, ताल्लुक नहीं बनता। अगर अब चाइना ने जो पॉलिसीज अनाउंस की, चाइना ने सी पैक को प्लान करना शुरू किया इससे 20 साल पहले, 25 साल पहले, इवन 15 साल पहले वो इसको पिक्चर पे लाना शुरू किया उन्होंने। सही। उन्होंने बड़ा स्लोली काम किया। चाइनीज़ नेशनलिटी, चाइनीज़ लोगों का एक कल्चर है, एक उनका स्टाइल है कि वो कोई भी काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचती है। लेकिन हर एक नेशन का ना एक माइंडसेट होता है, लेकिन और चाइनीज़ का मेन माइंडसेट ये है कि वो जब कोई काम शुरू कर देते हैं तो फिर उस पर स्टेप डाउन नहीं होते। वो कोई भी ऐसा काम जिसे इवन कोई कंपनी जो चाइना स्टेट ओन्ड है, अगर वो कंपनी लॉस पे जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्टील मिल लॉस में जा रही है, अगर खुदा ना खासा चाइना में ऐसा हो गया तो वो चाइना गवर्नमेंट को, चाइना के सिस्टम को फेलियर समझती हैं। इसलिए ये बात पॉसिबल नहीं है। चाइना हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टेट ओन ऑर्गेनाइजेशंस जो कि हमारी स्टील मिल से बहुत बड़ी हैं, और वो सब तरक्की की तरफ चल रही हैं। तो माइंडसेट ये होना चाहिए कि कोई भी प्रोजेक्ट जो शुरू होता है उसको हमारे लॉन्ग टर्म प्लान में आना चाहिए, उसको मैक्रो इकोनॉमी में आना चाहिए। यानी आपको मतलब सियासत की नजर नहीं होना चाहिए, सियासत की नजर नहीं होना चाहिए। यकीनी बात है, जैसे इन्होंने बात की कि चाइनीज हार्ड वर्क है,
उनका मुल्क ने जो तरक्की की है वो आपके सामने है, रुक नहीं रहे। और इस वक्त ये आलम है कि 2024 में चाइना जो होगा वो दुनिया की सबसे बड़ी इक़्तिसादी मजबूत पावर बन जाएगा। इसी वजह से आजकल आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ काफ़ी सारी साजिशें भी हो रही हैं और अमेरिका को इस चीज़ का ज़्यादा दुख है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए तो इक़्तिसादी तौर पर दुनिया की वो सुपर पावर है या पावर में है। तो चाइना ने तरक्की की, उसका सबसे बड़ी मिसाल मैं ये देता हूँ कि वो 1 साल हमसे बाद में आज़ाद हुए और वो दुनिया से आगे निकल गए। तो फिर इसके आगे मैं मिसाल और क्या दे सकता हूँ, हम अभी तक कहाँ खड़े हैं, हम उसके आप कह सकते हैं कि 0.5 के करीब भी नहीं है उसकी तरक्की के। तो इस बात को सोचना चाहिएगा। आप यहाँ लेना हमने छोटा सा वक्फा, वक्फे बाद वापस आएंगे और फिर अपने मेहमान खुसूसी से इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि इस सिल्क रूट का हमें क्या फ़ायदा होगा और सी पैक का हमें क्या फ़ायदा होगा। आपने हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। मेहमान खुसूसी जो हमारे इस वक्त हैं आमिर अली साहब, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। आज़ादी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में चाइना के, और ये इसलिए उनको आज़ादी ओहदा दिया गया कि सी पैक और जो सिल्क रूट है उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं। इसी वाले से गुफ्तगू है और वो जो गुफ्तगू हम जहाँ से छोड़ी थी वहीं से जारी रखेंगे। अच्छा आमिर साहब, ये बताइए, ये सारी बंद होगी, सिल्क पैक तो राजनीति चल रहा है, सी पैक भी बन रहा है, हमें ये बताएं कि हमारे जो लाहौरी हैं वो समझने में उनको सानी को इसका क्या फ़ायदा क्या है? हमें सड़क तो बड़ी दूर से गुजरती, लाहौर के करीब भी नहीं आती। वो तो कभी भी जो मेन सिटीज़ होते हैं वो हमेशा इंटरलिंक्ड होते हैं, उसके सेंटर से कभी कुछ नहीं गुजरता, उसके सेंटर से सिर्फ रिंग रोड्स गुजरती हैं। अभी तो खैर हमारी एक ही रिंग रोड मुकम्मल नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली लाहौर को कम से कम 3 रिंग रोड से 3 होंगी, 3 चाहिए। ठीक है। जो बड़े सिटीज़ हैं इनका बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन इनके जो नियरेस्ट जो पोर्शन बनते हैं वो इस तरह बनते हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज 40-50 किलोमीटर दूर बनते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वहाँ पे लैंड भी इजीली अवेलेबल होती है, और फिर बड़े शहरों में हेड ऑफिस बनते हैं, मेन ऑफिस बनते हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसके बाद आपकी एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपकी पोर्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, आपकी ड्राई पोर्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है। और ये अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देती हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना ही किसी मुल्क की इकोनॉमी है। कोई भी मुल्क उतनी देर तक तरक्की नहीं कर सकता अपने अंदरूनी वसाइल से जब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट के बेशुमार मौके पैदा नहीं करता। सही, मुख्तलिफ सेक्टर में तो इस सेक्टर में जो वो इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे कायद-ए-आज़म इंडस्ट्रियल पार्क है, इट्स अबाउट 40 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर। एक और मेरा ख्याल है जो प्रपोज्ड है, जो व्हाट आई नो इज सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट है। इसके अलावा ये कायद-ए-आज़म है जो बिल्कुल अंदर आ गई है। देखिए सर, सुंदर को मैं इसलिए एग्जांपल सेट नहीं करूंगा कि सुंदर में हम लोग ये समझ ही नहीं पाए कि हमने इंडस्ट्रियल एरिया में प्राइस को जरूरत से ज्यादा महंगा नहीं होने देना। अब सुंदर में प्राइस इतनी ज्यादा हो चुकी है लैंड की कि उससे सस्ती प्राइस आपको शहरों में मिल रही है। तो फिर आपका इंडस्ट्रियल स्टेट का कॉन्सेप्ट, और फिर एडवांटेजेस होते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट के कि आपने इंडस्ट्रियल, यानी वो उसकी अफादियत को कम करती है। आपने उसको बेनिफिट्स क्या देने हैं, आपने टैक्स एग्जम्पशंस क्या देनी है, आपने एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है। मैं नहीं समझता हूँ कि सुंदर में ठीक है इंडस्ट्री लग गई, लोकल इंडस्ट्री लग गई, लेकिन वो आपकी इकोनॉमी बढ़ाने में, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में कोई सेंट्रल कैरेक्टर प्ले कर रही है, कुछ नहीं कर रही। ये तो एक अच्छी बात हुई ना, लोगों को रोजगार मिला, इस हद तक तो ठीक है, लेकिन हमारे कौमी खजाने को क्या फायदा हुआ? इस रूट के ऊपर से कोई हमें कोई टैक्स वैक्स इतना मिलता है, कोई काबिल जिक्र जिसकी बात की थी? जी बिल्कुल, एक्चुअली ये है पे बैक प्लान्स। तो मुझसे लोग बात करते हैं, वो कहते हैं जी आप पाकिस्तान ने जो लोन लिया है इट्स अ सॉवरेन गारंटीज आपको, जी वो मुझे कहते हैं जी आपको पता नहीं है जी सॉवरेन गारंटी। मैं कहा बिल्कुल, सॉवरेन गारंटी के बगैर कंट्री टू कंट्री लोन होता ही नहीं है, सीधी सी बात, ये सीधी सी बात है। अब वो अपने तौर पे वो इकोनॉमिस्ट बनते हैं, वो समझाते, वो मुझे समझाने की कोशिश करते हैं, देन आई नीड टू एक्सप्लेन देम इट्स एन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन। और इंफ्रास्ट्रक्चर का पे बैक ऐसे है कि हमें ये प्लान करना पड़ेगा कि जैसे गवादर पोर्ट है, हमने साल में कितने कंटेनर हैंडल करने हैं, हमने पर कंटेनर, उसके चार्जेस हमेशा डॉलर्स में होते हैं पूरी दुनिया में, कि लाइक $110, $120 एक कंटेनर का एक टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस। ठीक है। फिर हमने उसमें से कितने कंटेनर एक्सपोर्ट करने हैं, एटलीस्ट हमारा टारगेट कितना होना चाहिए। बहुत से टारगेट तो आपको चाइना ने बना के दे दिए हैं। वेरी गुड। स्पेशली उनका जो वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं, जो 12 वेस्टर्न प्रोविंसेस, दे आर इंटरलिंकिंग बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वाया 12 सूबे जो उनके 12 सूबे हैं, एंड यूजिंग दिस रूट दे वांट टू get an export access to the Europe
टू मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका। सो होता ये है कि वो कोई भी चीज़ जो वेस्टर्न प्रोविंसेस है वो एक्सपोर्ट करने के लिए जब अपनी मेन पोर्ट्स पे भेजते हैं तो इट टुक अबाउट 4 days 5 days इन ट्रांसपोर्टेशन। सही। लेकिन वहीं से वो 4 days 5 days में अगर गवादर पोर्ट पे पहुंच जाते हैं तो एटलीस्ट उनकी जो फ्रेट कॉस्ट कम होती है, दिस कम्स अप टू लाइक 30%। 30% यानी उससे वेरी गुड। और वक्त भी तो बचता है ना, वक्त भी बचता है, वक्त तो बहुत बचता है जी। जैसे आप गवादर पोर्ट से अगर आप मिडिल ईस्ट में जाते हैं तो इट्स 2 to 3 days एक्सेस टू एनी पोर्ट। देन यू वांट टू एंटर टू यूरोप, it takes like 7 days, but if you are exporting from Shanghai port or from Guangzhou port, जिसे हम लोग गोंगजू कहते हैं, गोंगजू मुश्किल है, इनके प्रोनाउंसिएशन मुश्किल होते हैं। तो अगर हम गोंगजू पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करते हैं, शंघाई पोर्ट से एक्सपोर्ट करते हैं, तो ट्रांसफर टाइम यूरोप के लिए 25 दिन है। लेकिन वही टाइम अगर हम गवादर से एक्सपोर्ट करते हैं तो वो 7 दिन है। ट्रांसपोर्टेशन टाइम फर्क है जी। तो इसमें जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सहूलत की बात यह है कि पे बैक फार्मूला सारे के सारे वो हैं जो हमें हमारे पास मौजूद हैं कि इतनी ट्रकिंग होगी, इतने रोड्स यूज होंगे, इतना टैक्स कलेक्शन होगी। और फिर कोई भी ट्रक आता है तो वो ट्रक कभी ऐसे नहीं आते, कंटेनर ऐसे नहीं आएंगे कि वो सिंपली यहाँ से गुजर के निकल जाएंगे, वो कहीं रुकेंगे, खाना खाएंगे, कोई और चीजें, फ्यूल लेंगे, फ्यूल लेंगे और कोई और ट्रेड एक्टिविटी होती है, कोई चीज बाय करेंगे, कोई ना कोई चीज वो लेंगे। सो ये सब कुछ एक्चुअली इकोनॉमी जो है वो ट्रेड का सर्कुलेशन कि आपके पैसे मूव करने चाहिए, ये सबसे जरूरी है। तो वो हमारे पास बहुत सारे वेन्यूज खुलेंगे। अच्छा ये बताएं, बड़ी ये सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा नुक्ताचीनी होती है जो ख़ास तौर पे चाइना के सीपैक के हवाले से मंसूबे हैं जिसमें बिजली के मंसूबे लगाए गए और इसके अलावा ये मेट्रो ट्रेन चलाई गई, नहीं चली अभी तक। कभी कभी हम देखते हैं कि वो सिर्फ तरबीती जो उसकी प्रवास होती है वही हो रही होती है, मतलब मुसाफिरों को लेके नहीं जा रही। तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत महंगा उस पे कर्जा ले लिया और ये कौम पे बोझ डाल दिया। हालांकि मेट्रोपॉलिटन सिटी की ये जरूरियात है ना, जब आप मेट्रोपॉलिटन सहूलतें नहीं देंगे शहर कैसे चला सकेंगे? सर मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ जी। जो ऑरेंज ट्रेन है, पूरी दुनिया में इस वक्त आधी से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जो हो रही है वो हो रही है अंडरग्राउंड। गोंगसू में 17 लाइन्स हैं, हम तो एक ऑरेंज ट्रेन की एक लाइन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे 17 हैं। शंघाई में 19 है, बीजिंग में शायद 19 से भी एक ज़्यादा है और वो हमेशा खचाखच भरी रहती है। इसी तरह हांगकांग में इस वक्त शायद कोई 10, 11, 12 लाइन्स बन चुकी हैं। एक छोटा सा शहर है, एक छोटा सा मुल्क है, ये लोगों के लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक सबसे इजी, कन्वीनियंट और फास्ट ट्रैक है। सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि अगर कोई गवर्नमेंट, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि कोई इनिशिएटिव लेती है तो दूसरी गवर्नमेंट आके उसकी पेस को स्लो कर देती है। नहीं करना चाहिए। ये आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या मैसेज देते हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है कि एक गवर्नमेंट के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है तो वो आपके इन प्रोजेक्ट्स को इनक्रोच करके साइड पे रख देगी। उसको फास्ट करना चाहिए, तेजी लानी चाहिए, फास्ट करना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, ये मैक्रो इकोनॉमी है। और दूसरी बात ये सर कि आपने जैसे कहा जी कि ये सस्ती है या महंगी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जितनी भी सबवे अथॉरिटीज हैं जहां जिस मुल्क में मैं गया हूं वो बहुत प्रॉफिट में चल रही हैं। अब हमें इसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? आप जैसे आपने मुझे कहा कि सिल्क रूट वालों ने मुझे सबसे पहले क्यों क्लिक किया, मैंने एक्चुअली उन्हें सबवे का ही एक कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपने ये सबवे बनानी है, आपको इस तरीके से डिजाइन करनी चाहिए। अब ये सबवे बन गई है, ये बेशुमार जगह से निकलनी है, इसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटीज है, इसके अंदर इसने बहुत सी कमर्शियल जगहों से गुजरना है, बहुत सी जो है डोमेस्टिक घरों वाली जगहों से निकलना है। हमें क्या जरूरत थी कि अगर हमने इसकी कॉस्ट को कट करना है तो हम बहुत सारी मार्केट्स डेवलप कर सकते हैं, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक, फॉर पर्टिकुलर परचेजेस। अब उसका जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो बेसिकली रीइंबर्स हो रहा है उसकी उस फैसिलिटी के लिए जो आपने प्रोवाइड की है। ठीक है। तो अगर मुझे अप्रिशिएट किया तो इट वाज इन दिस काइंड ऑफ आइडियाज, जहां उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि हाँ भाई इसने हमें कुछ ऐसा बताया है जो कि हमें पहले हमने इसको फोकस नहीं किया था। सही। तो इस तरह है सर कि पाकिस्तान ने आपको अप्रोच नहीं किया, जरूरत तो उनको चाहिए थी, आप यहाँ के बशिंदे भी हैं माशाल्लाह, ज्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो यहाँ भी कोई ऑफर आई?
इतनी कोई जिस तरह कहते हैं क्लियर ऑफर नहीं थी, लेकिन मुझसे कुछ प्रपोजल्स ली गई और ख़ास तौर पे रशिया के प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रपोजल्स थी जो मैंने सीपेक अथॉरिटी को भेजी थी। और उसमें मैंने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया था, आई डोंट नो कि मुझे इस फोरम पे ऐसे कहना चाहिए, लेकिन जैसे उन्होंने टारगेट किया था कि जो रशिया के प्रोजेक्ट पे हमें सिलिकॉन वैली बनानी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनानी है, अपैरल सिटी बनाना है, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ पॉसिबल नहीं थी। अच्छा, एक और हमारे जो कारोबारी लोग हैं उनमें खर्चा पाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो चाइना के साथ मंसूबों पे दस्तखत किए हैं उसमें टोटली चाइना को ही दे दिया है, वही अपनी मर्जी से चलाएंगे। हालांकि होना चाहिए था कि इश्तराक से होते, यहाँ भी सरमायाकार इन्वेस्ट करता, वो भी करते और मिल के करते तो दोनों को फायदा होता। और यहाँ के लोग हैं इंजीनियर टाइप या बाकी, उनको भी नौकरियां मिलती। वो कहते हैं ज्यादातर इंजीनियर चाइना से ही आ रहे हैं। इस बात का मैं आपको प्रॉपरली जवाब देना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल बहुत एक बड़ा जो है ना एरिया कवर करता है। पहला ये कि इंजीनियर्स चाइना से आ रहे हैं, टेक्नीशियन चाइना से आ रहे हैं, लेबर चाइना से आ रही है। मेरी एक बात याद रखिएगा, कमर्शियल एक्टिविटी कोई भी करता है, कोई भी मुल्क, वो कभी ये नहीं देखता कि ये किस नेशनैलिटी के लिए हो रही है। ठीक है, क्या हमने चाइना को इतनी प्रॉपर लेबर प्रोवाइड की? चाइना वहाँ से लेबर लेके आता है, उन्हें एक आम लेबर $1200 की कॉस्ट करती है, जो यहाँ पे 20,000 यानी कि $150 के अंदर अंदर इजीली अवेलेबल है, चीपेस्ट। ठीक है। वो क्यों लेके आ रहे हैं चाइना से? क्योंकि उनको वो वर्किंग क्लास नहीं मिल रही, वो उस लेवल पे नहीं जा पा रहे जिस लेवल पे एग्जैक्टली उन्हें जाना चाहिए था। हमारे पास उतने अच्छे टेक्नीशियन, हमारे पास उतने अच्छे मेसन, कुछ भी, या किसी भी कैटेगरी में चले जाएं, कारपेंटर, असिस्टेंट, जो लोग टेक्नीशियन एक वाइडर एरिया में इसे कवर करता है, अवेलेबल नहीं है। हमें सबसे पहले सीपैक को कामयाब करने के लिए इस चीज़ पर तवज्जो देनी चाहिए कि आया हमने इतना काम किया है सीपैक के लिए? हमारा होमवर्क नहीं था इनका, हमारा ग्राउंड वर्क वो नहीं था, मुकम्मल नहीं है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हम जो अपनी लेबर है, अपने टेक्नीशियन है, प्लम्बर है, कैसे ट्रेन करें, कहाँ से उनको तरबियत दें? वोकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहाँ से बाकायदा क्वालिफाइड, मैं समझता हूँ एक पीएनआई, एक ड्राइवर है, एक प्लम्बर है, ही शुड ऑल्सो बी अ क्वालिफाइड। उसके पास भी एक माह का, 2 माह का, 3 माह का ट्रेनिंग कोर्स, एक ट्रेनिंग कोर्स हो, एक सर्टिफिकेट हो, उसके पास एक सर्टिफिकेट हो कि यस आई गॉट दिस सर्टिफिकेशन। अब दूसरा आपका क्वेश्चन ये कि जी इसमें मकामी इन्वेस्टर नहीं है, लोगों को, इन्वेस्टर्स को, ऐसा नहीं है। चाइनीज एज एन इंडिविजुअल पाकिस्तान में लैंड नहीं खरीद सकते, ये पाकिस्तान का लॉ है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। वो ये नहीं करेंगे यहाँ आके पाकिस्तान में ये चीज़ ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में इसके सीपैक के फेजेस हैं। फेज़ 1 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है और हो जाएगी। अभी तो फेजेस मैं समझता हूँ कि 40-50% हम टच कर रहे हैं, अभी तो बहुत काम होने वाला है इस पर। और ये $66-67 बिलियन, मैं आपसे ये चीज़ सर्च करता चलूँ कि अगर टोटल सिल्क रूट की वैल्यू को देखें जो कि $1260 बिलियन है, और उसके मुकाबले में $66 बिलियन, ये 5 पॉइंट समथिंग परसेंटेज बनती है। सही, पीनट है। हम ये ना समझेंगे हमने चाइना से, और कोई भी मुल्क जब किसी मुल्क में इन्वेस्ट करता है तो वो उसकी फिर और भी बहुत सी गारंटीज लेता है, सही, उसकी सिक्योरिटी की इश्यूज को भी कैटर करता है। अब चाइना मुख्तलिफ फोरम पे हमारा बहुत साथ देता है, FATF के इशू पे नहीं, बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत ने तो पूरी कोशिश की कि हम किसी तरह से ब्लैक लिस्ट में चले जाएं। तो ये चाइना ही है ना जिसकी वजह से आप बचे हुए हैं। उस टॉपिक पे भी आना चाहता हूँ, वो करेंगे इसके बाद, उस पर इंशाल्लाह उस पर भी बात करते हैं। अच्छा, इस तरह आम लोगों को इसका इफेक्ट मिलेगा। अभी फेज 2 शुरू होना है, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, नए इंडस्ट्रियल जोन बनेंगे। हम कुछ चीज़ों पे शॉर्ट भी हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ पावर सप्लाई। हमें पावर सप्लाई पे बहुत सा काम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे अगर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है, ये मैं मुख्तलिफ फोरम्स पे यही बात करता हूँ, और आई रिपीट माई वर्ड्स इन सेम वे कि जब तक हम पावर सप्लाई को 6 सेंट 7 सेंट पे नहीं लेके आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। बातें हो रही थी सीपैक के वाले से, बातें हो रही थी सिल्क रूट के वाले से, और हमारे मेहमान खुसूसी जो हैं आमर अली साहब, आज़ादी सफ़ीर हैं पाकिस्तान में चाइना के, वो हमारे साथ ही मौजूद हैं। अच्छा, ये बताइएगा, अब थोड़ी सी इसकी जो कंट्रोवर्सी उसकी तरफ भी आते हैं। ये सारा सिल्क रूट बना, उसके ऊपर भी काफ़ी सारा वावेला किया इंडिया ने,
उसके बाद जब हमने सी पैक बनाया तो फिर इंडिया के साथ और बहुत से लोग आ गए जिनका दूर दूर तक इसके साथ तलक भी नहीं है। अब क्या जरूरत है इसराइल को ये पंगे लेने की, वो सिल्क रूट यहाँ सी पैक यहाँ बन रहा है, उसको तो कोई इस चीज़ सरोकार नहीं होना चाहिए। या हमारे जो चंद एक हमसाया बरादर मुल्क है उनको, उन्होंने तरक्की कर ली तो क्या हमारा मुकद्दर नहीं होना चाहिए तरक्की करना? तो इसके बारे में जरा बताएंगे क्यों ऐसा, और चाइनीज क्या इस बारे में सोचते हैं, क्या वो हिकमत अमली है? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में तो देखें जी, पाकिस्तान को शुरू दिन से एक डिफरेंट तरीके से लिया गया कि एक मोहरा सा बना के लिया गया। अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाते हैं तो आपके पास एडवांटेज ये आ जाता है कि आप अपने फैसले खुद करने लगते हैं। आज हम इकोनॉमिकली इस पोजीशन में नहीं हैं तो हमें लोगों से उन फैसलों के लिए, अब देखिए फैसलों की तौसीक करानी पड़ती है। बस अब इसे सियासी तौर पे जैसे मर्जी समझ लें, लेकिन हमने $2 अरब अमेरिका से लेना होता था स्पोर्ट का बजट, स्पोर्ट प्रोग्राम के लिए। उसके लिए वो हमारे दे स्टार्टेड टू ट्विस्ट आवर आर्म कि जी आप ऐसे करें वैसे करें, डू मोर और आई डोंट नो व्हाट एल्स। तो यहाँ पे $66 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी बात याद रखिए। ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सिनेरियो बहुत बड़ा होगा जब जॉइंट वेंचर्स, ये 100 बिलियन से ऊपर जाता है, ये हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस पे जाएगा जब जॉइंट वेंचर्स होंगे। ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ाएगा, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो बढ़ेंगे। तो क्यों उनको प्रॉब्लम है ये मुझे बताइए, इंडिया को क्यों प्रॉब्लम है? इसीलिए तो प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो गया तो वो अपने फैसले खुद करने लगेगा। फिर कश्मीर पे उसका स्ट्रांस वो उतना मजबूत नहीं रहेगा। पाकिस्तान जब खुद एक, किसका? भारत का नहीं रहेगा, भारत का नहीं रहेगा ऑफ कोर्स। वैसे भी देखा जाए तो जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर है वो इस बड़े सगीर की जो तकसीम हुई उसका नाम कमल एजेंडा है, नाम कमल एजेंडा है, तो उसको मुकम्मल तो करना है ना किसी ने। इंडिया को सर देखिए, इंडिया को प्रॉब्लम खाली सिल्क रूट से नहीं है या सी पैक से नहीं है, उसकी प्रॉब्लम किस मुल्क से नहीं चल रही है। उसके जितने हमसाय ममालिक हैं, वियतनाम को देखें, साथ भूटान को देख ले, बर्मा को देख ले। भूटान इज नाउ, इवन भूटान डोंट हैव देयर आर्मी, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि इंडिया को कह रहे हैं कि तू हमारे साथ गलत कर रहा है। नेपाल उनके अगेंस्ट जाके खड़ा हो गया है, श्रीलंका उनके अगेंस्ट है, बांग्लादेश जो है उनके साथ उनकी एक टसल कभी भी खत्म नहीं हुई। ऑल्दो कि हसीना वाजिद साहिबा जो भी है ये थोड़ी सी सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, लेकिन वो टसल खत्म नहीं हुई। तो पाकिस्तान को तो खैर वो अपना ऐसा दुश्मन समझता है कि उसे पता लगता है कि हमें जब भी मार पड़ेगी वो पाकिस्तान से पड़ेगी। तो ये नहीं, चाइना में भी अभी थोड़ी देर पहले ये लद्दाख में कुछ लताड़ा है, कुछ थोड़े थप्पड़ पड़े उनको। हाँ, बेसिकली उन्होंने एक बड़ा एक एडवांटेज उसका पाकिस्तान को भी किया है। बिल्कुल, मैं ये बात एडमिट करना चाहता हूँ कि उसकी वजह थी ना कि सबसे पहले उसने ट्राई की पाकिस्तान के ऊपर हवाई हमला करने की, हमने 2 उनके एयरक्राफ्ट मार गिराए, बंदा पकड़ लिया, फिर उसके बाद हमने खैर सगाली के तौर पे उसको छोड़ा और वो और चौड़े हो गए कि हमारी पता नहीं दहशत की वजह से छोड़ दिया तो फिर उस तरफ से मार पड़ी है तो वो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल बोलती बंद हो गई है उनके मीडिया की भी और उनकी मुफ्ती साहब की भी। इन लोगों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान हमेशा कायम रहने के लिए इंशाल्लाह ये पाइंदा बात है, ये हमेशा कायम रहने के लिए है और हम पाकिस्तानी हैं, हमें यही रहना है। मैं नो डाउट मैं जितना मर्जी काम कर लूँ, जिस मर्जी मुल्क के लिए काम कर लूँ, मेरी स्किन, मेरा ब्लड, मेरी एक चीज। अच्छा ये बताया ना कि हमारी ये इस होश में हमारी जो उम्र है इसमें ये सी पैक मुकम्मल हो जाएगा या कि फिर हमारी आने वाली नस्लें? अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे जी, बहुत जल्द मुकम्मल होगा। इसका अगला फेज 2025 तक मुकम्मल होगा, जिसके बाद हमें इकोनॉमिकल जो फायदे हैं वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद टारगेट है कि 2030 तक हमारी गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इसको जल्दी से जल्दी। मैं अभी आपको और एक चीज़ एडमिट करना चाहता हूँ कि इस गवर्नमेंट के आने के बाद सी पैक पे पेस स्लो था, सही, लेकिन जैसे ठीक हो गया, जैसे सी पैक अथॉरिटी चेंज हुई, एक बड़ा ऑफिस ठीक तरीके से बना, जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का बहुत अच्छा स्टांस था, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल भी तो थोड़े से हो गए सर। सियासी तौर पे देखा जाए तो इससे फर्क पड़ेगा उसको? मैं ये समझता हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिल्कुल इससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सी पैक प्रोजेक्ट जो लोग कहते हैं ना कि ट्रांसपेरेंसी, इन्हें समझना चाहिए ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, पेमेंट गवर्नमेंट से जा रही है, शख्सियत का कोई इसमें शख्सियत से ताल्लुक नहीं है। सही। तो अगर हम
फजूल बातें सोचेंगे तो हम किसी को भी टारगेट कर सकते हैं, और मैं समझता हूँ इसमें भी शायद वेस्टर्न लॉबी, इंडियन लॉबी, ये एक्टिव है, ये लोग एक्टर हैं। ये सारी कंट्रोवर्सी शुरू भी तो इंडिया से ही हुई है उनके खिलाफ। आचार्य जिसने एक ऐसे फुलझड़ी सी छोड़ी, और मेजर नहीं, आचार्य नहीं, कोई और ही उनका नाम है उनका, समथिंग लाइक आचार्य, समथिंग लाइक दैट, कि उसने एक ऐसी कंट्रोवर्सी जनरेट कर दी। अब चाइनीज पाकिस्तानियों से इतनी मोहब्बत करते हैं। अब जब चाइना में इवन आप टैक्सी में बैठते हैं तो वो सबसे पहले, क्योंकि वो लोग चाइनीज बोलते हैं, इंग्लिश बोल नहीं सकते, तो आपसे सबसे पहले पूछते हैं निशनालिदा, यू आर फ्रॉम वेयर? पाकिस्तान है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। ओह पाकिस्तान, पाकिस्तान को पाकिस्तान। थीगामन हमारे फौलादी भाई हैं, आवर ब्रदर्स। ठीक। और वो आपको एक बड़े हैप्पीली ट्रीट करते हैं, एक बड़ी मैं समझता हूँ कि शायद उनके अंदर से वो किसी भी मुल्क के जो सबसे ज़्यादा करीब है वो पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान को, हमारी गवर्नमेंट को, ऑल्दो दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, लेकिन पाकिस्तान के इमेज को और बेहतर करने के लिए कुछ ऐसा करना चाहिए, जैसे कल्चरल एक्सचेंज पे ख़ास तौर पे काम करना चाहिए। मूवीज़ पे मैं हमेशा कहता हूँ मूवीज़ एक बहुत बड़ा टूल है, सही, एक दूसरे को समझाने का, दूसरे को समझने का, इसकी वजह ट्रांसलेशन की वो इधर आए, यहाँ से ट्रांसलेट होकर वहाँ जाए, यहाँ से वहाँ जाए। हम इतनी क्लास की मूवीज़ बनाएं कि चाइनीज सिनेमा उसको एक्सेप्ट करे। हमने एक मूवी आज तक चाइना में बेची थी, मेरा नाम है मोहब्बत, शायद 25-30 साल चली थी। उसके बाद हमने आज तक ना कोई मूवी भेजी है। हमारी निस्बत इंडिया वहाँ पे कल्चरल जो अटैक कर रहा है हमारे, उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उस पे कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ पे अपने कल्चरल इवेंट्स करवाता है, वहाँ पे अपने ड्रामास को प्रमोट करता है, और इवन ही पे फॉर दैट टाइमिंग, वो सब कुछ कर रहा है। और हम लोगों ने आज तक मूवीज़ पे, सर उन्होंने बड़ा मूवीज़ पे काम किया है चाइना मार्केट को टारगेट करके। सही। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने चाहिए ताकि चाइनीज़ हमारे बारे में एक और बेहतर देखें। हमारी आर्मी ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क में अमन लाने के लिए, सही। तो वो कुर्बानियों का समर तब ही मिल सकता है जब ये सब कुछ हम चाइना को, क्या पूरी दुनिया को, एक अपना बड़ा सॉफ्ट इमेज पास करें। हम दुनिया को बताएं कि वी आर अ वेरी पीसफुल कंट्री, वी आर अ वेरी पीस लविंग कंट्री। जैसे हमारे मुल्क में औरतें वो नहीं है जैसे तुम समझते हो, पता नहीं कौन कौन सी NGOs हैं जो ऐसी वीडियोस बना के वहाँ पे लॉन्च करती हैं कि जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा इमेज पास करें, खराब इमेज को। ट्राई माय बेस्ट इन माय कैपेसिटी। मैं वहाँ पे अब पाकिस्तान की कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगा, मैं पाकिस्तान की मूवीज़ को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करूँगा। मैं उन्हें बताऊँगा कि हम कौन कौन सी चीज़ें हैं कल्चरली, कौन कौन सी चीज़ें हैं। चाइना इज़ अ वेरी बिग कंज्यूमिंग मार्केट। हमें चाइना को ये सोच के नहीं लेना चाहिए कि हम चाइना से इंपोर्ट क्या करें। अगर इंपोर्ट आज $20 बिलियन किए ना चाइना से, मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि चाइना आपकी $40 बिलियन की मार्केट है। हमें उस साइड पे काम करना चाहिए। मुझे चाइना गवर्नमेंट, इस वक्त है ना कि आप इंडिया की जगह ले सकते हैं कि आप जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है उसी क्वालिटी का बनाएं और उनसे उनको दें। आप न सिर्फ इंडिया की जगह ले सकते हैं, बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, बेशुमार हमारी इतनी बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडिशन के बगैर भी हम उनको चाइना मार्केट में एक्सेस दे सकते हैं। हमें वेन्यूज़ बनाने की ज़रूरत है, हमें ऐसी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है जो पाकिस्तान चाइना की एक वन विंडो एग्जीबिशंस हों कि ये पाकिस्तान की। अच्छा ये बताया ना, मुझे आपने वक्फे के दौरान बताया था कि पाकिस्तान के लिए वहाँ कोई बहुत ज़्यादा बड़ी जगह ले ली गई है जहाँ पे फॉर एवर यानी साल पूरा ही वहाँ पे एग्जीबिशन की जा सकती है। तेंजिन एक जो मेरा खास तौर पे मैंने काम किया था, तेंजिन में एक नया स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना है। इट्स अ सेम सिटी लाइक जैसे दुबई बना दिया जाता है, जैसे शेंचन, जैसे हांगकांग बना दिया जाता है। तो वहाँ पे मैंने एक रिक्वेस्ट की थी लोकल गवर्नमेंट को, तो उन्होंने मेरी उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया। पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप कि हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं कि उन्होंने एक जगह एलोकेट की है पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स के लिए, लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ऐसे एसोसिएशन इंडिविजुअल्स में ना। सही एसोसिएशन कैसे है, जैसे हमारी कारपेट जा सकती है, हमारी कारपेट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो लेके जा सकती है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मैं इन टच हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, कुछ उन्हें भी मुझे थोड़ा सा गाइड करना
पढ़ा है, पढ़ेगा पढ़ा भी। है, पढ़ा है, अभी भी पढ़ रहा है, कि मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आप कौन कौन से एरियाज हैं जिनको आप हिट कर सकते हैं। आप चाइना को सिर्फ ये ना समझें कि चाइना आपकी मार्केट को कैप्चर कर रहा है, चाइना आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे भी रहा है, ये अब अवेल करना आपका काम है। ये अब अवेल करना, उसके लिए वेन्यूज बनाना, एग्जीबिशंस बनाना। गवर्नमेंट हमेशा एक स्पोर्टिव करैक्टर प्ले करती है, वो करैक्टर प्ले करना गवर्नमेंट का काम है। मैं तो जैसे आपसे बार बार कहता हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल बात सामने नहीं लाना चाहता, क्योंकि मेरा काम पॉलिटिक्स नहीं है, मेरा काम सिर्फ इकोनॉमी के बारे में। सही। लेकिन क्या अगर ये लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, मुझे पूछते हैं कि जी आप हमारी कैसे मदद कर सकते हैं, डेफिनेटली मैं उन्हें बहुत अच्छी एक वेन्यूज़ बताऊंगा कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट की, पाकिस्तान एक्सपोर्टर्स की ये मदद कर सकता हूँ, मैं ये इस चीज़ की ज़रूरत है, इस तरह से जा सकती है, ये सारा ये गाइड जो करना है, मतलब ये जी। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो चुका है, बातें तो बहुत सी थी, जी चाहता था इस पे सैर असल गुफ्तगू की जाए, और उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह आइंदा भी हम सेशन करेंगे आमिर अली साहब के साथ। तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान उसी तरह तरक्की करे जिस तरह कम वक्त में चाइना ने तरक्की की, और पूरी दुनिया पे उसकी वो छा गया है, उसकी इक़्तिसादियत का जिक्र हो रहा है, चर्चा हो रहा है, और पूरी दुनिया की मार्केट पे उसका तकरीबन कब्जा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका है, इसके अलावा और है, वो ना चाहते हुए भी वो उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। जो अशिया सस्ती वहाँ पे जा रही हैं वो उनको लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि उनकी वहाँ पे कास्ट ज़्यादा हो जाती है जब वो खुद बनाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसे फार्मूले, ऐसी शख्सियात को आगे लेके आएँ जो हमें बताएं कि हम किस किस सेक्टर में चाइना के साथ मिल के जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, और किस किस सेक्टर में हम फ़ायदा उठा सकते हैं, ताकि हमारी गुर्बत दूर हो, हमें यहाँ तालीम की सहूलतें मिले, सेहत की अच्छी सहूलतें मिले, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इन्होंने CPEC का और सिल्क रूट का, मेरी तो दुआ है कि और भी बहुत से रूट्स खुले और बहुत से वेन्यू खुले, और उन्हीं रूट्स के साथ जब वो बनेंगे तो बाकी भी सारी जो इक़्तिसादियात है वो जुड़ जाएंगी उनके साथ। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अशरफ मेहताब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।